नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। टॉप पॉइंट में आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव के मिशन 2027 पर। दरअसल 2027 में यूपी में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में समाजवादी पार्टी अभी से जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई है। 28-29 मार्च को नोएडा के दादरी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव चुनावी शंखनाद करेंगे। नोएडा वो धरती है जहां जो हमेशा समाजवादी पार्टी के लिए कठिन रहा है, क्योंकि अगर 2022 के चुनावी समीकरण की बात की जाए तो 2022 में बीजेपी ने यहां पर क्लीन स्वीप किया था। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का मानना है कि अगर नोएडा में पार्टी का संगठन मजबूत हो जाता है तो पूरे प्रदेश में सियासी समीकरण बदल जाएंगे। अखिलेश यादव एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव की तर्ज पर 2027 में भी पीडीए फॉर्मूले को लॉन्च कर रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार अखिलेश यादव का मिशन 2027 क्या है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। 2027 में समाजवादी पार्टी का बुरिया बिस्तर बंधने वाला है। बीजेपी से बहुत होशियार रहो, बहुत सावधान रहो। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी भले ही एक साल दूर हो, लेकिन सियासत के बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 28 मार्च की तारीख तय कर साफ कर दिया है कि 2027 की जंग अब औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। जहां दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश ने चुनावी अभियान की शुरुआत के लिए नोएडा को चुना है, वही नोएडा जिसे यूपी की राजनीति में लंबे वक्त से अशुभ माना जाता रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या अखिलेश इस मिथ्य को तोड़ पाएंगे या ये कोई सोची समझी सियासी चाल है। 28 मार्च को नोएडा के दादरी से अखिलेश यादव समाजवादी समानता भाईचारा रैली और पीडीए भागीदारी यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये रैली धीरे धीरे पूरे प्रदेश के हर जिले तक जाएगी। नोएडा और पश्चिमी यूपी वो इलाका है जहां 2022 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। अखिलेश अब इसी कमजोर कड़ी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव का फोकस साफ है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी फॉर्मूले ने समाजवादी पार्टी को मजबूती दी थी। ऐसे में अब 2027 के लिए इसे विधानसभा स्तर पर लागू किया जाएगा। पश्चिमी यूपी में यादव वोटर कम है, इसलिए सपा गुर्जर, दलित और मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने में जुटी है। जहां टिकट बंटवारे से पहले हर सीट पर सर्वे और जमीनी रिपोर्ट को तरजीह दी जाएगी। हालांकि यूपी की राजनीति में लंबे समय से ये मान्यता रही है कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है उसकी सत्ता चली जाती है। इसी वजह से अखिलेश अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में नोएडा नहीं गए थे, लेकिन 2012 में उन्होंने यहीं से साइकिल यात्रा शुरू की थी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। ऐसे में अब वे इसी शुभ संकेत को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कई बार नोएडा जाकर इस मिथक को पहले ही कमजोर कर चुके हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी है और वो चुनौती है योगी आदित्यनाथ की सरकार। बीते 9 वर्षों में बीजेपी ने कानून व्यवस्था, हिंदुत्व और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अपनी राजनीतिक पहचान बना लिया है। डबल इंजन सरकार का नैरेटिव और संगठित कैडर सपा के लिए सीधी दीवार बनकर खड़ा है। इसके अलावा बीजेपी लगातार 2012 से 2017 की सपा सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरती रही है, जिसका असर आज भी चुनावी बहस में दिखता है। जहां यूपी के डिप्टी सीएम ने अखिलेश की पीडीए पर हमला बोला। श्री अखिलेश यादव जी, दम है तो चुनाव के मैदान में सामना करो। आपको मालूम हो चुका है कि 2027 में समाजवादी पार्टी का बुरिया बिस्तर बंधने वाला है और आप अपनी समाजवादी पार्टी कुनबे को लेकर के सैफई जाने वाले हो। इस प्रकार के दुष्प्रचारों से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपके फर्जी पीडीए की धज्जियां उड़ चुकी हैं। दूसरी ओर यूपी की राजनीति में जाति आज भी सबसे बड़ा फैक्टर है। आंकड़े बताते हैं कि यादव और मुस्लिम वोटर सपा के साथ मजबूती से खड़े रहे, लेकिन ब्राह्मण, ठाकुर और गैर यादव ओबीसी वर्ग का झुकाव बीजेपी की ओर ज्यादा रहा। बीजेपी ने संगठन और सत्ता दोनों में सामाजिक प्रतिनिधित्व को रणनीतिक हथियार बनाया है।
वही ब्राह्मण कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में हैं, जबकि ओबीसी और दलित वर्ग की बड़ी हिस्सेदारी बीजेपी को स्थिर आधार देती है। ऐसे में अखिलेश के लिए पीडीए फॉर्मूले को और व्यापक बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। बीजेपी के मुकाबले सपा का बूथ स्तर संगठन कमजोर माना जाता है। कार्यकर्ताओं की सक्रियता, चुनावी मैनेजमेंट और जमीनी तालमेल को लेकर सवाल उठते रहे हैं। वही इंडिया गठबंधन 2027 में किस रूप में सामने आएगा, सीट शेयरिंग और नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता भी अखिलेश की राह को कठिन बनाती है। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती भी पूरी तरह एक्टिव हो चुकी हैं। उन्होंने मिशन 2007 की तर्ज पर मिशन 2027 का ऐलान कर साफ कर दिया है कि वह सर्वजन समीकरण के सहारे सत्ता में वापसी की कोशिश करेंगी। ब्राह्मण, दलित और अन्य वर्गों को साथ लेकर चलने की रणनीति बसपा को सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने का मौका दे सकती है, जिससे अखिलेश की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। हालांकि युवा मतदाताओं में रोजगार, शिक्षा और भविष्य को लेकर बढ़ती बेचैनी अखिलेश के लिए अवसर भी है। सोशल मीडिया पर उनकी मजबूत मौजूदगी और आक्रामक विपक्ष की भूमिका उन्हें नई पीढ़ी से जोड़ती है। बहरहाल अखिलेश, मायावती और सीएम योगी तीनों अपनी अपनी चालें चल चुके हैं। दावे शुरू हो गए हैं, रणनीतियां सामने आ रही हैं और जमीन पर तैयारी तेज है। नोएडा से उठी ये सियासी चिंगारी 2027 तक कितनी बड़ी आग बनती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ ये है कि क्या अखिलेश इन सियासी बाधाओं को पार कर पाएंगे या योगी सरकार एक बार फिर सत्ता का परचम लहराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले खास मेहमानों से आपका परिचय करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ अवधेश पांडे बादल, समाजवादी पार्टी से डॉक्टर पूजा मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अरविंद जयतिलक और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर विकास कुमार सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। शुरुआत अवधेश जी मैं आपसे करना चाहती हूँ। 2024 के बाद समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ 2027 की चुनावी स्ट्रेटजी बना रही है। उनका कहना है कि हम पीडीए फॉर्मूले को एक बार फिर से 2027 में लॉन्च करेंगे। और ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है कि समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ सपा सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी के चुनावी अभियान की बात है, वो केवल अखिलेश यादव जी के ट्वीट तक सीमित है। भारतीय जनता पार्टी की शानदार योगी जी की सरकार सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, विकास भी, विरासत भी और कानून का राज भी, इस नारे चुनाव में जाएगी। और जब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का मुकाबला होगा तो दोनों सरकारों ने जो काम किए हैं निश्चित रूप से उसकी चर्चा होगी। लोग देखेंगे कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सभी जिलों में कर्फ्यू लगता था, दंगे होते थे, प्रतिनिधियों की हत्या होती थी, थाने और तहसीलों का संचालन गुंडे करते थे, मंदिरों की घंटियां नहीं बजने पाती थी, कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगता था, कार सेवकों की गोली मारकर हत्या होती थी, अयोध्या में परिक्रमा नहीं करने दी जाती थी और खाली प्लाट जो रहते थे वो समाजवादी पार्टी के लोग कब्जा कर लेते थे। एक नारा लगता था कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। किस प्रकार से योजनाओं में भी भेदभाव था। कन्या विद्याधन था तो वो केवल मुस्लिम जात की लड़कियों के लिए था, हिंदू समाज के लिए नहीं था, सनातन का घोर अपमान था। ये सारे मुद्दे लेकर करके आएंगे और योगी जी की जो शानदार सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, जिसको जनता ने दोबारा आशीर्वाद दिया है, उस सरकार में किस प्रकार से गाँव में भी लोगों को शौचालय मिले हैं और लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है, लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है और कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में महिलाएं शाम को घर से निकलना बंद कर देती थी। आज अगर कोई भी हमारी बहन से छेड़छाड़ करता है तो अगले चौराहे पर ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उसका हाफ इनकाउंटर हो जाता है। आज बेटी भी सुरक्षित है और व्यापारी भी सुरक्षित है। इन सारे मुद्दों की जब जनता तुलना करेगी तो निश्चित ही बार बार योगी सरकार और बार बार मोदी सरकार को ही आसीन करेगी। ठीक है।
पूजा जी, आपने अवधेश जी को सुना, उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश में बेटियां भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है, बेटियों से अगर आज कोई छेड़छाड़ करता है तो ऑपरेशन लंगड़ा किया जाता है। पूजा जी, आवाज आ रही है मैम? देखा कि बच्चे को उठा ले। आपकी आवाज बहुत कट रही है पूजा जी। कनेक्शन एक बार मैं पहले सही करवा देती हूँ, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। अरविंद जी, 2027 के अगर चुनावी समीकरण की बात करते हैं तो आपको फिलहाल किसका पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है? रिद्धि जी, देखिए, इसको 2-3 आयामों से समझना होगा जी। उम्मीद बड़ी कमाल की चीज होती है। अखिलेश यादव जी 2012 में भी शुरुआत इसी क्षेत्र से किए थे और उनको विजय मिली थी, लेकिन जिस तरह से बीच में उनको जो है एक जो है उनके मन में डर फैला कि नहीं, नोएडा जाने पे फिर जो है सरकारें नहीं बच पाती है, मुख्यमंत्री नहीं रह पाता है, और उसका जो नतीजा ये हुआ कि अपने कार्यकाल में वह जो है वहाँ पे पैर तक नहीं रखे। बहरहाल अखिलेश जी और उनकी पार्टी उत्साहित है, क्योंकि 2024 लोकसभा जो चुनाव हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगी तो 217 विधानसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन जो यानी 54% सियासी जमीन पर अपना कब्जा जमाया था। स्वाभाविक रूप से किसी भी पार्टी के लिए उत्साहित करने वाली चीज है। अब चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को उन्होंने इसलिए चुना, वो हमेशा से उनके लिए जो है हल्दी घाटी का मैदान रहा है। आप 2014 से लेकर के देख लीजिए 2000 ये आपका 27 तक अगर आप देखेंगे तब भी वो चुनौती बना रहेगा। उसका कारण यह है कि वहाँ का जो समीकरण है वह उनके पूरी तरह से खिलाफ जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूल जो 7-8 जिले हैं, जैसे आपका मेरठ है, सहारनपुर है, बागपत है, बिजनौर है, शामली है, लगभग जो है वहाँ पे 77-72 जो है विधानसभा की सीटें हैं। आप 2022 का देखिए तो भाजपा वहाँ 40 सीटें जीतने में कामयाब रही और 2017 में 52 सीटें जीती थी। और वो क्षेत्र जो है वहाँ पे 18% दलित है, तो बसपा को भी जो वहाँ पे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आप देखेंगे तो 2007 में बसपा वहाँ 30% वोट शेयर हासिल की थी। तो वो अखिलेश जी अच्छी तरह जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब तक हम कमाल नहीं करेंगे, तो इसलिए उन्होंने गुर्जरों को साधने की कोशिश की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चूंकि यहाँ पर जिक्र हो रहा है, तो सर एक काउंटर क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये है कि अगर बसपा और सपा का गठबंधन हो जाता है 2027 में, तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है? सिर्फ एक लाइन में देखिए, एक तो गठबंधन होना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि बहन जी स्वयं कह चुकी है, उनका जो बातचीत चल रहा है AIM से चल रहा है, पाइपलाइन में वो काफी बातें आगे भी बढ़ चुकी है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर जो है गठबंधन हो भी जाता है तब भी बहुत वो कठिन चुनौती होगा। कारण यह है कि जो बसपा का जो वोट कार्डर जो है गैर जाटो इधर से उधर शिफ्ट हुआ है, उसको साथ लाना बहन जी के लिए भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। दे दीजिए पूजा जी। यहाँ पर अवधेश जी कह रहे हैं कि बीते 9 साल में, ठीक है विकास जी, अगर 2027 की बात की जाए, अगर नोएडा का यहाँ पर हम जिक्र करते हैं, तो नोएडा को लेकर एक मिथक है उत्तर प्रदेश में, इसको अशुभ माना जाता है, और वहीं से अखिलेश यादव जो है 28 तारीख को चुनावी शंखनाद करेंगे। क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, कोई भी चुनाव जो है, खास करके उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में भी सामाजिक समीकरण जो है वो जीत की कुंजी होती है। तो अभी की स्थिति में देखिए, वो नोएडा करें कहीं करें, लेकिन जो सामाजिक समीकरण अभी आप देखिए, तो वो अगर अभी चुनाव हो जाए तो बीजेपी के लिए भारी नुकसान होगा, जैसा मेरा ऐसा मानना है। हो सकता है मैं गलत भी हूं, क्योंकि देखिए आधार वोट जो है बीजेपी का वो यूजीसी के वजह से दरक चुका है, और खास करके जो सवर्ण समाज के युवा हैं, जो 18 साल से 30 साल के बीच के हैं, वो इसे अपने लिए अपमानजनक मानते हैं, भेदभावपूर्ण मानते हैं। और ये बीजेपी में कितने इस्तीफे हुए हैं ये बीजेपी के नेताओं को पता होगा। दूसरी बात, ये पूरा आप देखिए कि आधार वोट खिसकना क्या होता है, ये कोई तेजस्वी यादव से जाके पूछे कि जब उन्होंने मुस्लिमों को कम टिकट दिया तो मुस्लिम भाग गए उनके पास से। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे का उदाहरण लीजिए, जो हिंदू हृदय सम्राट वाली पार्टी थी, जब वो बीजेपी से दूर हटी और तो उसके आधार वोट भी खिसक गए, और अब देखिए वो बीएमसी से भी बाहर हो गए। तो ये आधार वोट जो है वो यूजीसी की वजह से आप देखिए
बहुत बड़ा नुकसान हुआ है बीजेपी को, और आईटी सेल ने पूरी कोशिश की उसको बचाने की, अपनी छवि को बचाने की। निशिकांत दुबे को आगे किया गया, धर्मेंद्र प्रधान को आगे किया गया, और लेकिन सवर्ण समाज का गुस्सा नहीं थमा। मैं 2-3 उदाहरण दे देता हूं आपको। पहला, एक आईएएस अधिकारी मध्य प्रदेश का, जिनको वहां के मुख्यमंत्री का करीबी माना जाता है, वो खुलेआम कहता है कि उसको ब्राह्मण लड़कियों से संबंध बनाने हैं, उससे शादी करना है जबरन। उस पर कोई एफआईआर नहीं हुआ, लेकिन जब इस बयान का विरोध अनिल मिश्रा जी ने किया, उनको जेल भेजा गया, फिर वो जमानत लेके बाहर आए। लग रहा है कि हम तो आउट ये ऑफ आप टॉपिक जा रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव पर रहते हैं सर, अखिलेश यादव पर जल्दी से कंप्लीट कीजिए, फिर पूजा मैंने जी ये भी आ बताया रही कि मैंने ओवरऑल बताया कि, और दूसरी बात आप देखिए, 50% वोट शेयर था 2019 में बीजेपी के पास, 2022 में वो 41.6% हो गया, और 2024 के लोकसभा चुनाव में वो 41.7% है। यानी 50% के वो स्वर्णिम बैरिकेड से बीजेपी कमजोर हुई है, घटा है बीजेपी का वोट शेयर। ठीक है, ये आंकड़े बता रहे हैं, ये चुनाव ठीक आयोग है। के आंकड़े हैं। आपने और जो सवाल अगर करे कि इसमें मैं से उसका दो जवाब अवधेश जी से ले लूंगी। हमारे साथ पूजा जी भी जुड़ गई है। पूजा जी, आवाज मिल रही है मैम आपको? जी बिल्कुल मिल रही है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी मैम, बिल्कुल प्रॉपर आवाज आ रही है आपकी। बीजेपी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने जो विकास का काम किया है, उसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, और कानून व्यवस्था पर लगातार जो है बीजेपी आपको घेरती है। रिद्धि जी, कानून व्यवस्था को लेकर के इनको कोर्ट घेरता है। इनको जो है कोर्ट 3 महीने में 4 बार बुलाता है कानून व्यवस्था को लेकर के। इनका जो अभी इन्होंने बोला नहीं कि लंगड़ा ऑपरेशन, उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है कि फिर तो यही कर लो, कोर्ट और बंद कर दिया जाता है। आप लोग पहले क्राइम करवाइए, फिर जो है गोली चला करके जजमेंट भी कर लीजिए। ये जो है घेरने का कार्य इनको कोर्ट कर रही है। और जहां तक बात रही, इन्होंने भी बात की कि सब सुरक्षित हो रखे हैं। अरे भाई, जब इतना ही सुरक्षित हो रहा है कि आपको चीखने की जरूरत क्या है? आप चाहे धार्मिक कार्यक्रम होगा तब भी समाजवादी पार्टी का रोना रोते रहेंगे, आप बिजनेस समिट करेंगे तब भी समाजवादी पार्टी का रोते रहेंगे। आप कहीं बैठेंगे, आप 2017 से सरकार में है भाई, आपकी दूसरी पंचवर्षीय खत्म होने आ रही है। इन लगभग 9 सालों में आपने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है कि जिसपे आप चर्चा कर सके। आप सिर्फ समाजवादी पार्टी का रोना रोते रहते हैं। और अगर उत्तर प्रदेश इतना ही सुरक्षित हो रखा हुआ है रिद्धि जी, तो आप बताइए कि एनसीआरबी के आंकड़े जो 2023 के आए, 2024 के आएंगे तो और खतरनाक आएंगे, और 2025 के आएंगे तो और खराब आएंगे। वो कहता है कि उत्तर प्रदेश देश का 1/3 अपराध सिर्फ उत्तर प्रदेश में होता है, 55% अपराध महिलाओं के प्रति उत्तर प्रदेश में होता है, सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में होता है, और सबसे ज्यादा दलित अपराध भी उत्तर प्रदेश में होता है। और किसानों ने भी काला दिवस मनाया था जाकर के कि भाई गन्ना का भुगतान नहीं हो रहा है। वो आलू किसानों ने ठंड में, कड़ाके की ठंड में अर्धनग्न प्रदर्शन किया हुआ था। और जिस नोएडा को उत्तर प्रदेश की राजनीति में अशुभ माना जाता है, खुद अखिलेश यादव भी एक समय पर मानते थे, उसी नोएडा को अखिलेश यादव ने क्यों चुना है चुनावी शंखनाद के लिए? रिद्धि जी देखिए, पहली बात तो समाजवादी पार्टी किसी भी जो है उत्तर प्रदेश के एक भी पार्ट को अशुभ नहीं मानती है। आपको ध्यान ही होगा, समाजवादी पार्टी के 2012 का भी जो चुनावी अभियान चालू हुआ था, वो वहीं से चालू हुआ था। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, जहां पे आप जो होता नहीं, अगर एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो जहां पे आप कमजोर होंगे पहले उसको पढ़ाई करेंगे, उसको लेकिन 2012 से अगर 17 के कार्यकाल का जिक्र किया जाए पूजा जी अखिलेश जी का, तो वो एक बार भी नोएडा नहीं गए, इसी डर से कि कहीं उनकी कुर्सी ना चली जाए। रिद्धि जी, उन्होंने आपको बताया था कि आपने कोई उनका पर्सनल इंटरव्यू लिया था? क्योंकि हमारे साथ में तो कभी नहीं बताया कि जो है, इसीलिए हम वहां पे नहीं गए हुए थे। 2012 से लेकर 17 तक जो है समाजवादी पार्टी की सत्ता की सरकार हम लोगों ने देखी हुई है। समाजवादी पार्टी का एक ही मूल मंत्र है कि हम धरातल पे रह करके जमीन के मुद्दे उठा करके कार्य करेंगे। और आपको पता है कि हमारी वहां से सीटें नहीं आई हुई हैं, तो हम वहां पे फोकस करके कार्य करना चाह रहे हैं कि शुरुआती दौर में हम वहां पे मजबूती के साथ में काम कर ले। हमारा जो सेकंड राउंड जब चालू होगा, ताकि फिर हमारे पास में भरपूर समय रहे कि हम नोएडा पे फोकस करके कार्य कर सके। इसलिए मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये निर्णय लिया हुआ कि नोएडा से शुभारंभ करेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने वहां से 2012 में भी जो है शुभारंभ किया था, पहली बार मुख्यमंत्री हुए थे। तो जनता के मुद्दे उठाते हुए, जनहित की बात करते हुए समाजवादी पार्टी धरातल पे कार्य करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 2027 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं रिद्धि जी। और इसी का कारण है कि जो भाजपा वाले परेशान दिख रहे हैं कि यहाँ से निकालने जा रहे हैं रैली, वहां से निकल पाई। हमारी हम कह रही है कि 2027 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसीलिए बीजेपी परेशान हो रही है।
देखिए, अखिलेश यादव जी तो लगातार, जैसा मैंने पहले कहा, कि ट्वीट करने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। और जब उनकी सरकार थी तो उनकी सरकार में 6-7 जिले वीआईपी जिले थे। देश अंधेरे में डूबा रहता था, लेकिन अखिलेश जी 6-7 ने कुछ प्रदेश नहीं उनके। किया तो 2024 में आपको हाफ कैसे कर दिया? देखिए, ऐसा है कि जो अफवाह होती है, जो काठ की हाड़ी होती है, एक ही बार चढ़ती है। जिस प्रकार से जनता में अफवाह फैलाई गई इनके सहेली पार्टी कांग्रेस के द्वारा कि हम आएंगे तो 7500 फटाफट दे देंगे, फटाफट दे देंगे, खटाखट दे देंगे, और जहां इनकी पार्टी की कांग्रेस की सरकार है वहां भी कुछ इन्होंने नहीं किया। इन्होंने अफवाह फैलाई कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो हवा खड़ा किया कि ये आएंगे तो संविधान समाप्त कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे, जबकि संविधान और आरक्षण की ताकत को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारों ने किया। मैं ये कह रहा था केवल 5-6 जिले इनके सरकार में वीआईपी जिले थे, वही बिजली रहती थी, पूरा प्रदेश अंधेरे में डूबा रहता था। सैफई गैंग थी जो सैफई में नृत्य देखती थी रात में, और पूर्वांचल में बच्चे जापानी एन्सेफेलाइटिस से मरते थे। इनको किसी प्रकार की कोई सही थी? इनकी सरकार में सब प्रकार का अपराध था। इनका में जंगल राज था, अखबारों में खबर छपती थी, जंगल राज, सामूहिक बलात्कार, जनप्रतिनिधियों की हत्या, आतंकियों की वो तो पैरवी। ठीक है सर, तो लेकिन इन्होंने 9 साल प्रदेश से में जो आपकी जंगल राज सरकार बना है दिया ना, था। 2027 में आपका क्या रोड मैप है? आप क्या विजन लेके जनता के बीच जाएंगे? 2027 के अंदर जो हमने गरीबों के सेवा के काम किए हैं, जो गुड गवर्नेंस दिया है, जो कानून स्थापित किया है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एम्स, आईआईटी बने हैं, मेडिकल कॉलेज बने हैं, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में जिस प्रकार से हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, और जो कानून व्यवस्था के नाम पर राहत मिली है, इसको आम आदमी महसूस कर रहा है। और यहाँ पर निवेशक भी इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं कि लोगों को लगता है कि अब यहाँ 18 घंटे 24 घंटे बिजली मिल रही है, अब यहाँ असुरक्षा नहीं है, अब यहाँ कुशल श्रमिक मिल रहे हैं, और यहाँ जो धार्मिक पर्यटन बढ़ा है इस उत्तर प्रदेश के अंदर, और इससे जो विकास है देश का ग्रोथ इंजन बन रहा है। इसलिए यहाँ की जो जनता है, इसमें जब समाजवादी पार्टी की तुलना करती है तो अंधेरे वाले राज में जो काला युग था समाजवादी पार्टी का, उसमें कोई नहीं जाना चाहता, बल्कि एक सेवा सुशासन गरीब का जो काम योगी जी की सरकार लगातार कर रही है, इसमें उसको और अच्छा करने के लिए योगी जी की सरकार को अपना देने के लिए यहाँ की जनता खड़ी हुई है। आज उत्तर प्रदेश अव्वल है आवास देने में, उत्तर प्रदेश अव्वल है किसानों को सम्मान निधि देने में, उत्तर प्रदेश अव्वल है आयुष्मान कार्ड बनाने में, उत्तर प्रदेश आज अव्वल है शौचालय बनाने में, उत्तर प्रदेश अव्वल है आज सड़कों के निर्माण में। तो सब प्रकार से तो उत्तर प्रदेश अव्वल है। ये चाहते हैं कि वही रंगदारी का शासन फिर से आ जाए, वही अपहरण का उद्योग हम समाजवादी पार्टी में फिर से स्थापित कर दें। और जो फर्जी पीडीए लेकर के आए हैं, मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूं, जो ये फर्जी पीडीए लेकर के आए हैं, अगर ये अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी कुर्मी को बना दे, निषाद को बना दे, मौर्य को बना दे, किसी पिछड़ी जात को बना दे, या ये घोषित कर दें कि 2027 में अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारे परिवार के अतिरिक्त किसी भी समाज का, चाहे मुस्लिम समाज का ही क्यों न हो, मुख्यमंत्री बनेगा, ये ऐसा नहीं कर सकते। ये चूंकि अपनी परिवार की विरासत को इनको आपने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। मैं पूजा जी से पूछ लेती हूँ। पूजा जी, उनका कहना है कि आप पीडीए का जिक्र करते हैं तो आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है किसी पीडीए समाज से बना दीजिए। और एक और मेरा यहाँ पर सवाल है, चूंकि 2012 की बात की जाए तो 2012 को अखिलेश यादव ने शुभ संकेत मानते हुए नोएडा में से ही साइकिल यात्रा की शुरू की थी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। तो क्या आप मानते हैं कि 2012 वाला जादू अखिलेश यादव फिर से 2027 में दोहरा पाएंगे? बिल्कुल रिद्धि जी, मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि ये जो भाजपा वाले परेशान है ना, इनकी खुद की ननद भौजाई की जो लड़ाई है वो खत्म ही होने नहीं आती है। और मैंने 2 तरीके होते हैं अपने आप को जो है अच्छा साबित करने का। एक तरीका होता है या तो आप अच्छे काम कर लीजिए, दूसरा तरीका होता है रिद्धि जी मैं कुछ ना करूं, मैं सारे गलत काम करते रहूं, मैं रिद्धि जी को कोस करके कि ये बुरी है, उनको देखो और फिर मैं बोलूं कि मैं अच्छी हूँ, क्योंकि वो सामने वाला इंसान बुरा है। वो होता नहीं है कि ये फेल हो गया, वो फेल हो गया, वो फेल हो गया। तो जब ये सारे लोग फेल हो गए हैं और मैं 1 मार्क्स लेकर के आया हूं, तो मुझे आप तारीफ दीजिए, पीठ थपथपाइए मेरी। इस तरीके की बातें भाजपा की सरकार के करने लगे। भाजपा के प्रवक्ता भी कर, अभी एम्स की बात की इन्होंने,
इनको पता ही होगा कि जो है हॉस्पिटल को लेकर के, आपको पता हो जो हॉस्पिटल को लेकर के उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑटो सुमो ले रखा था। ऑटो सुमो लेकर के सरकार से प्रश्न पूछा था कि क्या हालात है। अगर आपने कभी धरातल पे जाकर के सर्वे किया होगा तो आपको पता चला होगा कि हॉस्पिटल के कितने गंदे हालात हैं उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था का। आपने देखा होगा झांसी का जो आग लगी थी, आपको ध्यान होगा कि उसमें ऑडिट हुआ था 2 महीने पहले ही, मॉक ड्रिल हुआ था 2 महीने पहले ही, ऑडिट और मॉक ड्रिल के बाद में ये हालात हो रखे। अभी कह रहे बिजली की जो बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि कितनी शर्मिंदगी भरी बात होती है कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री स्वयं कह रहे होते हैं, मीटिंग में वीडियो बना रहे होते हैं कि अधिकारी सुन लो, तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। भैया आप मंत्री हैं ऊर्जा के और अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे, आप कह रहे तुमको कोई कौन बचाएगा, किसके विषय पे वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पे इनके खुद के विधायक सांसद बैठ करके इनसे प्रश्न सदन में विधानसभा की कार्यवाही में रिकॉर्डेड है, इनके खुद के विधायक प्रश्न पूछ रहे थे। और एम्स की जो बात की है अभी जो है गोरखपुर में भी कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके भी कोई आसार नहीं नजर में आते हैं। वहां महिला अस्पताल में एनेस्थीसिया के डॉक्टर नहीं है। मैंने कई बार डिबेट में कहा है कि रात को ऑपरेशन नहीं हो पाता है, कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी से बोलिए वही करा दे। आपने शायद लड़ाई जो है गोरखपुर महोत्सव की कवर की कि नहीं की, पर गोरखपुर महोत्सव में जो है काफी युद्ध हुआ था, लाठी चला रहे थे, एक तरफ पुलिस वाले, दूसरी तरफ बदे केक का बज रहा था। तो ये जो है अपनी सरकार को देख नहीं रहे, कह रहे कि नहीं हम बड़ा बढ़िया कर रहे हैं। अगर आप बढ़िया कर रहे होते तो आपको समाजवादी पार्टी को कोसने की आवश्यकता नहीं पड़ रही राकेश जी ने एक होती। सवाल पूछा था मैम अव्वल चल रहा है, कहाँ कि किस समय अव्वल पीडीए चल का रहा है। जिक्र करते हैं तो पीडीए समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना देते हैं आप? अभी भी पीडीए समाज से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी की जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मुख्यमंत्री कार्यालय छोड़ते हैं तो उसको गंगा जल से शुद्धिकरण कराया जाता है। यही तो सामाजिक न्याय है ना रिद्धि जी। आपकी औकात होती क्या कि अगर कोई ब्राह्मण जो है मुख्यमंत्री रहता और वो मुख्यमंत्री आवास छोड़ता तो आप जो है शुद्धिकरण कराते। आपने इसको कहीं बिल्कुल और ही डाइवर्ट सच्चाई कर है। दिया। आपने वो कहा दूसरे कि टॉपिक पीढ़ी हो की बात गया, करते हैं तो वो हम तो आप सामाजिक न्याय जातिवाद की का बात जिक्र करते कर रही हैं। हैं, वो अलग ही टॉपिक हो गया। मैं जातिवाद का नहीं, सामाजिक न्याय का जिक्र कर रही हूँ। मैं तो स्वयं ब्राह्मण समाज से आती हूँ और मैं फिर भी कह रही हूँ कि अगर ब्राह्मण समाज से कोई होता और ये माननीय मुख्यमंत्री जी करा देते शुद्धिकरण, मंदिर में जाता तो करा करके दिखा देते। तो ये अब तक हम सामाजिक न्याय नहीं कर पाए हैं कि हम पूर्व मुख्यमंत्री अगर जा रहे हैं तो उनके साथ में सामाजिक न्याय नहीं कर पा रहे। और ये भाजपा के प्रवक्ता ने भी एग्री किया कि भाई सरकार तो हमारी बनी रही 2027 में, हम बस इनको ये बता दें कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उससे निश्चिंत रहे। हमारे विधायक दल की मीटिंग होगी, उसमें अनाउंसमेंट होगा, आपको बकायदा ढंग से पता चलेगा कि हमारे मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, किस समाज से आ रहे हैं, किस समुदाय से आ रहे हैं। आप उससे निश्चिंत रहिए, बताया जाएगा, ऐसे छुपा के नहीं बन जाएगा। शपथ भी लेंगे, आपको आमंत्रण भी दिया जाएगा। ठीक है मैम। अरविंद जी, क्या लगता है आपको पीडीए फॉर्मूला क्या 2027 में भी कारगर साबित होगा 2024 की तरह? देखिए रिद्धि जी, इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। पीडीए जो फार्मूला था, जो एक अम्ब्रेला था पिछड़ी जातियों का, जो मुलायम सिंह के जमाने में था, वो आज की तारीख में नहीं है। उसका कारण यह है कि आज के तारीख में हर पिछड़ी जातियों के अपने अपने झंडा बरदार हैं, अपने अपने लीडर हैं, जिनके पीछे वो जातियां पूरी तरह से लामबंद है। 2014 से पहले आप देखेंगे कि जातियों के उस तरह के नेता नहीं थे जैसे कि आज दिख रहे हैं। चाहे आप कुर्मी समाज का देख लीजिए, कोयरी समाज का देख लीजिए, राजभरों को देख लीजिए, भिन्न समाज का देख लीजिए, छोटी छोटी जातियों के अपने एक जो है पहचाने जाने वाले नेता हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अधिक स्पेस दिया है और उनके साथ गठबंधन भी किया है। और आप देख रहे हैं कि उसी का तकाजा है कि 2014 से आज तक लगातार जो है वो सत्ता में बनी हुई है। अब ये सवाल उठता है कि जिस पीडीए की बात अखिलेश जी कर रहे हैं, क्या वो पीडीए केवल नाम भर है कि उनकी जो है नुमाइंदगी भी उस तरह से हो रही है? जब सवाल उठता है कि अगर आपको जो है, अगर पीडीए को लेकर इतनी बड़ी बात है तो आप एक बड़ा जो है दिल दिखाते कि आप जो है तुरंत जो है कहते कि नहीं, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमारी बिरादरी से, हमारी जात से नहीं होगा, किसी अन्य जाति और बिरादरी से होगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी में हमेशा रद्द-बदल होता रहता है। लेकिन शायद वो हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। देखिए, वो उसी तरह से 27 में जीतने की बात हो रही है जब 2007 जीतने की बात हो रही थी। 2004 में आदरणीय उत्तर प्रदेश में उन्होंने माता प्रसाद पांडे को बनाया ना। नहीं, वो सही बात है, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं बनाए हैं, लेकिन जिस तरह से सवाल जो है, देखिए राजनीति में धारणाएं ही जीत हार सुनिश्चित करती है। ये धारणा जो है भारतीय जनता पार्टी बार बार यह स्थापित करने की कोशिश करती है कि मुख्यमंत्री अखिलेश जी के अलावा सपा में कोई नहीं बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई नहीं बन सकता है,
तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं जो है पिछड़े समाज के लोगों के अंदर पर्कुलेट नहीं करती तो है। पूजा जी और अभी ये उनका कहाँ कह रही है कि 2027 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री बनेंगे। वो कह रही है कि हमारे विधायक दल की मीटिंग होगी और जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा वही मुख्यमंत्री होगा। ऐसा रिद्धि जी की गुलाब बांटने से मोहब्बत होती ना तो माली सारे शहर का महबूब हो जाता। ऐसा राजनीति में होता नहीं है। वो आपको करने के लिए, दिखाने के लिए आपको जो है एग्जाम्पल सेट करना होगा। मुझे यही लगता है कि अगर ऐसा कुछ है तो ये करके दिखा देना चाहिए चुनाव से पहले। ठीक है रिद्धि जी। विकास जी, अखिलेश यादव नोएडा से चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो एक तो नोएडा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अपनी खामियां हैं पार्टी की, उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, आप देखिए, एक शहरी इलाके से जाके वो कैंपेन कर रहे हैं, तो और शहरी इलाके के जो वोटर हैं वो मूलतः भाजपा के वोटर माने जाते हैं। बिल्कुल। तो जो मिडिल क्लास वोटर है उसको भी कुछ मैसेज देने की वहां से कोशिश करेंगे। लेकिन ठीक है, बीजेपी को अभी लग रहा होगा कि चूंकि यहाँ पर आप यूजीसी का जिक्र कर रहे थे, तो क्या ये माना जाए कि नोएडा से वो सवर्ण समाज को भी साधने की कोशिश करेंगे जो इस समय बीजेपी से नाराज चल रही है? देखिए, जब ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी और उसके बाद पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने खुलकर इसकी आलोचना की, एक तरह से चेतावनी भी दी, तो समाजवादी पार्टी ने बोला कि हर जाति के विधायक बैठते हैं साथ में, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए, सपा ने बोला। अब बहन मायावती जी का देखिए, उन्होंने खुल के ब्राह्मणों का सपोर्ट करना शुरू किया है, चाहे यूजीसी के मामले में हो या सवर्ण समाज को ही एक मैसेज देने की कोशिश की है। तो देखिए, अभी 2024 में भी आप देखेंगी तो वोट शेयर के मामले में सपा कांग्रेस मिलकर बीजेपी से आगे निकल गई है। ये बीजेपी के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। और आगे 2-3-4% का भी जो वोट अगर इधर उधर हुआ तो बीजेपी में की स्थिति कमजोर हो जाएगी। दूसरी बात देखिए, कहीं ना कहीं सरकार में कोई तो खामी है कि स्वतंत्र देव सिंह मंत्री से ब्रजभूषण राजपूत सड़क पे लड़ रहे हैं। क्या ये पब्लिक ने देखा ना? ये हम तो नहीं कह रहे हैं कि ये क्या आखिर ऐसी बात है कि एक मंत्री से एक विधायक आपस में भिड़ रहा है सड़क पे, और अगर एक विधायक की सुनवाई नहीं हो रही है, वो तो था कि ब्रजभूषण राजपूत लोध जाति से आते थे, अगर वो ब्राह्मण या राजपूत समाज से आते तब तो उन पर कास्ट का टैग लगा दिया जाता। तो दोनों एक ही सामाजिक समूह से आते हैं, स्वतंत्र देव सिंह और ब्रजभूषण राजपूत। लेकिन देखिए, सड़क पे लड़ाई हो रही है भाई, मंत्री और विधायक की सड़क पे लड़ाई हो रही सरकार है। ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया ना, जो भी किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं सड़क पे लड़ाई हो रही है। दूसरी बात है, अलंकार अग्निहोत्री एक एसडीएम रैंक का अधिकारी इस्तीफा दे रहा है और वो तमाम तरह के आरोप लगा रहा है। अगर यही सपा के सरकार में अगर किसी ब्राह्मण अधिकारी ने इस्तीफा दिया होता तो कितना बड़ा मुद्दा बनता। तीसरी बात, आप देखिए कि पूरे इस उसमें अभी हमारे भाजपा के बड़े भाई बोल रहे थे, बादल साहब, कि सपा सरकार में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता था, जैसा उनका मैसेज था। सवाल यह है कि जब माघ मेला में बटुकों को चोटी खींच के पुलिस वालों ने पीटा, तो वो कितना बड़ा सम्मान था सनातन का, कितना बड़ा सम्मान था सनातन का। तो ये आपने कई सारे सवाल खड़े किए। मैं बादल जी से उस पर चाहूंगी कि बादल जी इस पर रिस्पॉन्ड करें, लेकिन एक और सवाल बादल जी मैं भी जोड़ देती हूँ। 2027 में पीडीए के कार्ड के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है? उन्होंने कहा इनके यहाँ लड़ाइयां होती रहती हैं। किस प्रकार से सार्वजनिक मंच पर मुलायम सिंह के सत्ता का जो चीरहरण हुआ था और अखिलेश यादव शाहजहां की तरह उन्होंने सत्ता काबिज की थी, वो लड़ाई पूरे देश ने देखी है। और मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से अपनी वसीयत कराई है उसको सब ने देखा है। क्या उसमें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक नहीं थे? सर, वर्तमान पे रहते हैं तो क्या उस समय समाजवादी पार्टी में वरिष्ठ विधायक नहीं थे? और पूजा मिश्रा जी जो कह रही हैं तो उनके समाजवादी पार्टी के फर्जी पीडीए से भी बाहर हैं। अगर समाजवादी पार्टी में किसी को कुछ बनना है तो समाजवादी उनके मुलायम सिंह जी के परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, जो शायद पूजा जी के लिए संभव नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में तो सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है। माता प्रसाद पांडे कैसे नेता विपक्ष बन गए उत्तर प्रदेश में? ये केवल स्थानापन्न रबर स्टैंप है। जब दिल्ली जाना पड़ा अखिलेश जी को तो उन्होंने मजबूरी में बनाया, नहीं तो जिस प्रकार से कांग्रेस और वंशवादी पार्टी है उसमें किसी को कुछ बनना हो तो उसके परिवार में जनेगा। लेकिन बनाया ना, रबर स्टैंप कर लीजिए, यादव की पारिवारिक पार्टी है, मुलायम सिंह जी की पारिवारिक पार्टी है,
तो इस पार्टी में कुछ बनने के शिवपाल लिए यादव को व्यक्ति भी को तो उस बना परिवार में सकते थे जन्म ना लेना सर। पड़ेगा। सोच अगर भी आप नहीं लोग सकती। परिवारवाद का आरोप लगाते हैं तो शिवपाल यादव को बना देते, उनके चाचा हैं, क्या दिक्कत थी? लेकिन उन्होंने शिवपाल यादव को नहीं बनाया ना। जैसे तहसील में पाका 11 होती है, वसीयत होती है, वही वसीयत क्या था मुलायम सिंह यादव जी ने अखिलेश यादव के लिए कि हमारा ही पुत्र, जैसे राजशाही में होता है कि हमारा ही पुत्र राजा होगा, वही सिद्ध किया था उन्होंने। अब आते हैं मुद्दे पर आते हैं कि जिस प्रकार से एक गठबंधन है, इंडी गठबंधन, जो लगातार सनातन धर्म का अपमान करता है और सनातन धर्म को गाली देने का काम करता है, वो चाहे तमिलनाडु के अंदर से आवाज आए, चाहे पश्चिम बंगाल से आवाज आए, चाहे दिल्ली से आवाज आए, चाहे उत्तर प्रदेश से आवाज आए, इन सबका एक मत है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करते हुए सनातन धर्म को फिर तो गाली वो भी देना इन पलट लोगों ने के अपना आपसे पहला पूछेंगे कर्तव्य कि समझा आपने है। भी तो अपमान किया, आपकी पुलिस ने क्यों वहां पर छोटे छोटे बटुकों को पीटा गया, किस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया, वो तस्वीरें भी तो पूरे देश ने देखी ना सर। देखिए, सनातन के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, सनातन के शिखर को 7वें आसमान पर स्थापित कर रही है। भगवान श्री राम के दिव्य और भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शिखर ध्वजारोहण में पूरी दुनिया ने देख लिया है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी है जो कहती है राम तो काल्पनिक थे, राम तो काल्पनिक थे, मुकदमा लड़ने के लिए वकील खड़ा करती है, और एक इनके मुख्यमंत्री है सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की संज्ञा देते हैं। ठीक तो है, बादल जी, मेरे देश पास जानता वक्त है की कि कमी किस है, प्रकार से। सिर्फ एक लाइन में जवाब दे दीजिए सर कि पीडीएफ फॉर्मूला का क्या काट है बीजेपी के पास? देखिए, इनका पीडीए फर्जी पीडीए है, ये केवल परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने का एक षड्यंत्र है। ये सैफई गैंग तक सीमित है और सबका साथ सबका विकास के तहत भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों का, सभी सामाजिक वर्गों का, सभी धार्मिक वर्गों का उत्थान कर रही है, बिना भेदभाव के और बिना किसी। ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है। बादल जी, मेरे पास वक्त की कमी है, बोलिए पूजा जी। मीडिया की ताकत ने समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी और अरे मैंने तो कहा सबसे बड़ी पूजा जी से कि अगर अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या किसी दूसरे को बना सकती है? सरकार को मजबूर किया कि लेखपाल भर्ती में जो 1700 सीटें गमन कर रही, क्योंकि इनके परिवार, इनको अपनी परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने के अलावा कोई भी इनके यहाँ कोई रोड मैप नहीं है। ठीक है, कोई विजन नहीं है। वक्त की कमी है सर, वक्त की कमी है, प्लीज ये तो चाहते से हमारी सरकार बने, फिर से वही जंगल राज, प्लीज सर, मैं फिर रिक्वेस्ट से कर वही रही हूँ। प्रदेश दो में लोग एक अंधेरा, साथ बोलेंगे फिर तो से वही आवाज से भी नहीं आएगी आतंकवादियों की सर, पैरवी। दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे। प्लीज सर बोलिए पूजा जी, जल्दी से। रिद्धि जी, फैक्ट की चीजें बर्दाश्त नहीं होती है ना, ये यही से घबरा रखे हुए हैं। ये जो सामाजिक न्याय की लड़ाई चल रही है, इन्होंने कहा कि डॉक्टर पूजा मिश्रा उसमें आती नहीं, डॉक्टर पूजा मिश्रा को प्रवक्ता बनाया हुआ है समाजवादी पार्टी ने, बैठ करके मजबूती के साथ में पक्ष रखते हैं। जिस दिन आपको सभासद, पार्षद, विधायक, सांसद बनना होगा तो पता लगेगा आपको। ठीक है, आप पर्सनल नहीं ध्यान होते सर, रखिए, हम अपना ध्यान रख लेंगे, ठीक है, पता है किस पार्टी में हम अरविंद जी 20 सेकंड में सर। हाँ, देखिए रिद्धि जी, एक कहावत है ना कि आप फूलों को काट सकते हैं लेकिन बसंत को आने से रोक नहीं सकते। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता 2012 से 17 और 17 के बाद अब तक के जो कार्यकाल है भाजपा का, दोनों का मूल्यांकन करेगी और मुझे लगता है कि उसका जो निष्कर्ष होगा इस राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए, वो जो है सर्वांगीण विकास का एक नया रास्ता खोलेगा। विकास जी सिर्फ 20 सेकंड सर। मुझे लगता है कि जब तक सामान्य वर्ग के लोग गुस्से में रहेंगे तब तक बीजेपी को आगे नुकसान होता रहे। ठीक है, आप सामान्य वर्ग का जिक्र कर रहे हैं, अवधेश जी सिर्फ एक लाइन में जवाब दीजिए, सिर्फ एक लाइन में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर काम करती है और ये संतुष्टिकरण की राजनीति है, तुष्टिकरण की राजनीति है। माफी के साथ मैं आपको रोकना चाह रही हूँ, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बहरहाल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव